हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 4 से 6 सितंबर 4, 5 और 6 सितंबर 3 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एज यूजुअल जो है वो करंट अफेयर्स के जो भी हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आपको अवेलेबल भी कराए जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है step_2_success। बाकी जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से एक कॉमिक पुस्तक या कॉमिक बुक जो है वो जारी की है, इशू की है। इस कॉमिक बुक का आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या रखा गया है। ऑप्शंस हैं स्कूल चॉइस, फ्यूचर ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, लेट्स मूव फॉरवर्ड और द होम एंड द स्कूल। तो इसका जो नाम है, इस पुस्तक का जो नाम रखा है एनसीईआरटी और यूनेस्को ने, तो नाम रखा है लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इस नाम से एक कॉमिक पुस्तक जो है वो एनसीईआरटी और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से जारी की हुई है। ठीक है, इस पुस्तक से क्या होगा, यह पुस्तक जो क्या करेगी, स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी संसाधन के रूप में कार्य करेगी। और ये पुस्तक जो है वो हिंदी, अंग्रेजी, असमिया या जो असम में बोली जाती है लैंग्वेज, वो बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम आदि विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब कई सारी भाषाओं में ये बुक अवेलेबल भी है। ठीक है, और ये बुक जो क्या करेगी, वो स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी संसाधन के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आर रवि कन्नन, कोरवी रक्षंद, यूजेनियो लिमोस और मिरियम कोरोनेल फेरर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, आर रवि कन्नन जी को जो है वो वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है वो पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो ये 3 नाम लिखे हुए हैं, इन तीनों लोगों को भी वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया हुआ है, लेकिन ये लोग भारत से संबंधित नहीं है। रवि कन्नन जी जो हैं ये भारत से संबंधित हैं। ठीक है, ये जो रवि कन्नन जी हैं ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, कैंसर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सर्जिकल कैंसर स्पेशलिस्ट जो हैं। और ये आर रवि कन्नन जी को वर्ष 2023 के पुरस्कार हैं। इन्हें जन केंद्रित या पीपल ओरिएंटेड जो है और गरीब समर्थक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनकी जो उपचार पद्धति है वो गरीबों के लिए है। ठीक है, और ये पीपल ओरिएंटेड है। ये आर रवि कन्नन जो है ये असम में कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, कसार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ये निदेशक या डायरेक्टर हैं। और इन्हीं डॉक्टर आर कन्नन के नेतृत्व में इस कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र एक पूर्ण विकसित व्यापक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बन गया है। यहाँ पर कैंसर का क्या है, बहुत व्यापक रूप से क्या कर चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और रिसर्च सेंटर भी ये बन गया है। वहां के डायरेक्टर जो हैं निदेशक आर रवि कन्नन, इनको वर्ष 2023 के रेमन पुरस्कार के से सम्मानित किया गया है अन्य 3 विजेताओं के साथ। बाकी ये जो 3 विजेता हैं इनकी भी डिटेल लिखी हुई है। कोरवी रक्षंद जो है ये बांग्लादेश से हैं। इनको जो पुरस्कार दिया है, उन्होंने अपना जीवन क्या किया है, वंचितों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और गरीबी को दूर करने के लिए समर्पित कर दिया है। ठीक है, तो ये इस वजह से इनके इस योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिला है। बाकी यूजेनियो लिमोस जो हैं ये तिमोर लेस्ते देश से संबंधित हैं और इन्होंने तिमोर समुदाय को कृषि और प्रकृति संरक्षण की सराहना करने के लिए नए तरीकों को अपनाने में मदद की है। बाकी तीसरे विजेता जो रहे हैं, मतलब चौथे विजेता कन्नन जी के बाद, मिरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस देश से संबंधित हैं और इन्होंने युद्ध विवादों को सुलझाने और अपने देश के मार्शल शासन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में सागर परिक्रमा चरण 8, ठीक है, 8th जो इसका फेज है, की शुरुआत किस राज्य में हुई है। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है। ये जो
सागर परिक्रमा का 8वां चरण है, ये तमिलनाडु राज्य में जो है वो शुरू हुआ है। ठीक है, इसका जो 8वां खंड है, तमिलनाडु खंड जिसको बोला जा रहा है, ये 31 अगस्त को शुरू हुआ है और 2 सितंबर 2023 को ये समाप्त हुआ है। ठीक है, इस 8वें चरण में तमिलनाडु के 4 तटीय जिलों का समन्वेषण शामिल है, जिसमें कन्याकुमारी, ठीक है, उसके बाद तिरुनेलवेली, थूथुकुडी और रामनाथपुरम जो है, ये 4 राज्य जो है इसमें जो है शामिल है। ये एक्चुअल में इसमें तमिलनाडु के 4 नहीं, ये 4 तटीय जो जिले इसमें शामिल हैं। ठीक है, और यात्रा के समापन दिन को रामनाथपुरम जिले के थोंडी के बलमापुर में एकीकृत समुद्री शैवाल पार्क की आधारशिला भी रखी जाएगी। इंटीग्रेटेड जो समुद्री शैवाल पार्क है, इसकी भी क्या रखी जाएगी, आधारशिला रखी जाएगी रामनाथपुरम जिले के थोंडी के बलमापुर में। ठीक है, बाकी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं सागर परिक्रमा यात्रा के बारे में। तो ये यात्रा जो है, यह सभी मछुआरों, जो मछुआरे हैं, मछली किसान हैं और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है। यह जो सागर परिक्रमा यात्रा है, ऐसे नहीं है केवल तमिलनाडु में आयोजित की गई है, ये जितने भी भारत के जो तटीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्यों में, ये जो उन केंद्र शासित प्रदेशों में यात्रा आयोजित की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना, जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना, इसका जो है वो उद्देश्य है। इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा इनका नेतृत्व किया जा रहा है। और यह यात्रा जो है वो मार्च 2022 में शुरू हुई थी और अब तक 7 चरणों को पूरी कर चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सागर परिक्रमा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग में भारतीय खिलाड़ी जेवलिन थ्रोअर जो है नीरज चोपड़ा जी, यह किस स्थान पर रहे हैं? ऑप्शन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये नीरज चोपड़ा जी जो है जेवलिन थ्रोअर या भाला फेंक खिलाड़ी, ये इस प्रतियोगिता में ज्यूरिख डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो थ्रो किया है, इस थ्रो की जो दूरी रही है वो 85.71 मीटर, 85.71 मीटर रही है। जबकि चेक रिपब्लिक या चेक राज्य के जो खिलाड़ी हैं, इनका नाम है जैकब वॉडलिच। ठीक है, इन्होंने 85.86 मीटर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। आप देख लीजिए, ये 85.86 है और ये 85.71 है, तो मतलब 0.15 मीटर का केवल डिफरेंस रहा है, जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा जो है वो दूसरे स्थान पर आए हैं। जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर जो हैं, ये 85.04 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसके पहले 27 अगस्त को बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी। यहां पर नीरज चोपड़ा जी जो है वो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। जो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप है, इसमें भारत का अभी तक स्वर्ण नहीं आया था। नीरज चोपड़ा ऐसा करने वाले देश के पहले एथलीट बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 2 से 8 सितंबर, 3 से 9 सितंबर, 4 से 10 सितंबर और 1 से 7 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, मनाने का जो उद्देश्य है, आहार में पर्याप्त पोषण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो है दिवस जो है मनाया जाता है। और इस सप्ताह की जो थीम रही है वो थीम रही है सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य आहार। ठीक है, किफायती स्वस्थ आहार। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आता है 2022 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा है। मतलब ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, ठीक है, जो वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है, उसमें भारत का जो स्थान है वो चिंताजनक है। ठीक है, और वर्ष 2018 में 8 मार्च को भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। जो पोषण अभियान का आरंभ हुआ है वो 8 मार्च 2018 को हुआ है और राजस्थान के झुंझुनू से इसका आरंभ हुआ है। तो एक तो फैक्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2022 रहा है, इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो 107 रहा है। और एक इसकी डेट है कि ये जो सप्ताह है वो कब मनाया जाता है, तो 1 से 7 सितंबर तक ये सप्ताह मनाया जाता है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन
और भी इससे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन, फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन जो है, जिसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची भी है। ये श्रीहरिकोटा से किस विमान या किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? रॉकेट का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है PSLV D60, PSLV A46, PSLV C57 और PSLV E55। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो आदित्य L1 मिशन गया है, ये PSLV C57 द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह जो लॉन्चिंग हुई है ये 2 सितंबर 2023 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, और ये जो मिशन है ये सूर्य पृथ्वी प्रणाली है, जो अर्थ सन सिस्टम जो है, इसके लैग्रेंज पॉइंट जो है, लैग्रेंज पॉइंट 1 या जिसको L1 बोलते हैं, इसके चारों ओर स्थित प्रभा मंडल कक्षा या हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। यह इस ऑर्बिट तक पहुंचने में 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, और लगभग 100 दिनों में यह यात्रा पूरी करेगा। 1.5 मिलियन किलोमीटर की यात्रा 100 दिनों में पूरी करेगा। और यह मिशन जो है वो आदित्य L1 मिशन जो है वो 5 साल तक सक्रिय रहेगा। बाकी इस मिशन के मुख्य उद्देश्य जो है वो मुख्य उद्देश्य भी लिखे हुए हैं। यह सौर ऊपरी वायुमंडल, ठीक है, जिसको क्रोमोस्फीयर और कोरोना बोलते हैं, तो इस वायुमंडल की गतिशीलता का अध्ययन करना है। इसके अलावा क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल तापन, ठीक है, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, फिजिक्स ऑफ पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, ठीक है, उसके अलावा कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, जो सोलर फ्लेयर्स हैं इनका जो स्टडी है वो भी इसमें इसका उद्देश्य में शामिल है। बाकी सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप, इसके अलावा सूर्य से कण गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण का निरीक्षण करना है। ये भी इन सीटू पे बेस्ड है। अभी चंद्रयान की जो बात की थी हमने कुछ दिन पहले, वो भी इन सीटू पे था, कि मतलब उस स्थान पे, जिस स्थान पे ये वस्तुएं उपलब्ध है उसी स्थान पर इनका क्या करना है, निरीक्षण करना है, उन पर प्रयोग करना है। तो ये भी इन सीटू निरीक्षण जो है वो करेगा। ठीक, तो ये आदित्य L1 मिशन के आपके जो है वो उद्देश्य हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास जी को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में किस श्रेणी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस हैं ए श्रेणी, A+ श्रेणी, बी कैटेगरी और B+ कैटेगरी या श्रेणी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। शशिकांत दास जी को जो है वो A+ कैटेगरी या A+ श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये जो ग्लोबल फाइनेंस है इसने शशिकांत दास जी को दुनिया के 3 केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की सूची में पहले स्थान पर रखा है, जबकि 2 अन्य गवर्नर जो हैं वो स्विट्जरलैंड के थॉमस जे जॉर्डन और वियतनाम के गुएना थी होंग हैं। यह क्या है, 101 महत्वपूर्ण देशों और क्षेत्रों में केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के प्रदर्शन का आकलन और ग्रेडिंग करता है। ये जो इनको श्रेणी दी गई है वो संस्थान क्या करता है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण देशों के और क्षेत्रों के जो केंद्रीय बैंक हैं उनके गवर्नरों के प्रदर्शन का आकलन और ग्रेडिंग करता है। इसमें यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं। इसमें जो है वो शशिकांत दास जी जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनको A+ श्रेणी या A+ कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये सम्मेलन का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर। ठीक है, ये ग्वालियर में क्या है, 1 और 2 सितंबर 2023 को इसका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजन किया गया है। इसका आयोजन जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है उसके और भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, और जो इसको CII का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन जो है यह एरोस्पेस में G20 की एक पहल है। अभी भारत में G20 का जो है वो सम्मेलन चल रहा है, मतलब G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है, तो उसी में क्या है G20 की एक
पहल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है G20 देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, इसका जो है वो मुख्य उद्देश्य है। यह आयोजन भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं को दूर करने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये सम्मेलन का जो है वो उद्देश्य हो गया है। बाकी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1 और 2 सितंबर के बीच में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक समिति या कमेटी का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष चेयरमैन हैं। ऑप्शन है अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, हरीश साल्वे और रामनाथ कोविंद। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये रामनाथ कोविंद जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, रह चुके हैं, इनको ये एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति गठित की है उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस कमेटी में कुल 8 लोग हैं, जिसमें अमित शाह गृह मंत्री हैं, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में जो है वो नेता है वहां पे लोकसभा में, गुलाम नबी आजाद, ठीक है, NK सिंह, सुभाष कश्यप ये संविधानविद हैं, हरीश साल्वे और संजय कोठारी, ये 8 लोग जो हैं इसमें कमेटी में शामिल हैं। और समिति की रिपोर्ट जो आएगी इस पर संसद में, पार्लियामेंट में चर्चा या डिस्कशन किया जाएगा। बाकी एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है ये भी बताया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य जो है वो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है। विचार यह है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक ही दिन या एक निश्चित समय सीमा के भीतर कराया जाए। ठीक है, इसके कुछ फायदे भी हैं, ठीक है, कुछ नुकसान भी है, वो भी हमने आगे लिखे हुए हैं जो फायदे नुकसान है। तो मेन फायदा तो ये है कि इसमें लागत में कमी आएगी। लागत में कमी आएगी कैसे कि अगर आप अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर चुनाव करवाते हैं, ठीक है, या आपने कुछ दिनों के लिए विधानसभा के चुनाव आयोजित किए हैं, किसी समय के लिए आपने लोकसभा के चुनाव आयोजित किए हैं, तो उससे क्या होता है, सारी प्रशासनिक मशीनरी जो है, सुरक्षा बल जो है, वो उनको उस उतने समय के लिए एंगेज किया जाता है। तो अगर आप एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराएंगे तो उनको बार बार आपको इस तरह से मोबिलाइज नहीं करना होगा, ड्यूटीज नहीं बनानी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, उन पर बोझ में कमी होगी और लागत में कमी आएगी। ठीक है, तो बाकी आप देख लीजिए, ये सारे इसमें जो हमने नुकसान और फायदे लिखे हैं आप पढ़ लीजिएगा, इनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए चयनित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर डैनियल मैकगेही किस देश की महिला टीम से खेलेंगे। अभी इन्होंने खेला नहीं है, अभी इनका चयन हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर हो जाएंगी। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो डैनियल मैकगेही हैं ये कनाडा की टीम से जो है वो चयनित हुई हैं। ठीक है, और ये बांग्लादेश में 2024 महिला T20 विश्व कप के लिए क्षेत्रीय क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के दौरान मैच खेलेंगी। जो रीजनल क्वालिफाइंग मैचेस होते हैं उस मैच में ये खेलेंगी कनाडा की टीम की ओर से। ठीक है, इन्होंने महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट की पात्रता मानदंडों को पूरा किया है। जो भी इनके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो पैरामीटर्स को इन्होंने फिलफिल किया है। ये पैरामीटर्स क्या है, इनका पैरामीटर है कि महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की इच्छुक ट्रांस महिलाओं के सीरम में टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता कम से कम 12 महीने तक, मतलब 12 महीने तक या 12 महीने से अधिक भी हो सकता है, लगातार 5 nmol/L या नैनोमीटर प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति रहती है, टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता जो है वो इससे कम रहती है, तभी इनको क्या किया जाएगा, ऐसी ट्रांस महिलाओं को क्रिकेट में खेलने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, महिला टीम की ओर से दी जाएगी। तो एक डेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है कि इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता कितनी रहनी चाहिए, तो 5 नैनोमोल प्रति लीटर ये जो है वो सांद्रता रहनी चाहिए। बाकी नाम तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, नाम जो है इनका डैनियल मैकगेही, और ये कनाडा की टीम से 2024 में महिला T20 विश्व कप में जो क्वालिफायर मैच है वो मैच खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाव मित्र। ठीक है, नाव मित्र जिसका हाल ही में केरल में सफल परीक्षण किया है, निम्न में किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है ड्रोन से संबंधित है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए है, राडार प्रणाली है, और छोटे एवं उन्नत स्वदेशी सैटेलाइट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। ये नाव मित्र जो है ये मछुआरों की सहायता के लिए जो है डेवलप किया गया है। इसका विकास जो है मछुआरों की सुरक्षा के लिए विकसित एक उपकरण है। इसे इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ठीक है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा इसको
विकसित किया है। इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है उसके द्वारा विकसित किया गया है। और यह मछुआरों की सुरक्षा के लिए समुद्र से और समुद्र तक दो तरफा संदेश सेवाएं देने में सक्षम है। मतलब आप मैदान से जो है वो समुद्र में यदि मछुआरे हैं तो उनको सूचनाएं दे सकते हैं, और मछुआरे जो हैं वो समुद्र से क्या है स्थल सीमा की ओर संदेश भेज सकते हैं। दोनों तरफ से इसमें संदेश जारी किया जा सकता है। इसके द्वारा मौसम और चक्रवात की चेतावनी जो है वो स्थानीय भाषा में दी जाएगी, ठीक है, ताकि कोई लैंग्वेज का बैरियर ना रहे और जो मछुआरे हों वो आसानी से इन चेतावनियों को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकें, जिससे उनका क्या है नुकसान होने से उनको बचाया जा सके। बाकी इस डिवाइस में एक बटन है जिसे मछुआरे नाव पलटने और आग लगने जैसी आपातकालीन स्थितियों में दबा सकेंगे, ठीक है। ऐसा होने पर क्या है कि इनकी जो लोकेशन है, इनकी जानकारी जो है वो सेंटर तक पहुंच जाएगी और इनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए नाम मित्र करके एक उपकरण विकसित किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता सप्ताह कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है 2 से 9 सितंबर, 1 से 8 सितंबर, 4 से 11 सितंबर और 5 से 12 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये जो साक्षरता सप्ताह जो है वो 1 से 8 सितंबर 2023 के बीच में मनाया जाएगा। 1 से 8 सितंबर 2023 के बीच में मनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी गलत लिख गया है, ये बी है, ठीक है। ये 1 से 8 सितंबर 2023 के बीच में मनाया जाएगा। और सरकार ने अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया है। ये उल्लास जो है इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये उल्लास का फुल फॉर्म है। यह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है ये इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना है। साक्षरता सप्ताह समारोह का उद्देश्य उल्लास मोबाइल ऐप पर शिक्षार्थियों, मतलब जिनको शिक्षा लेनी है, और स्वयं सेवकों के लिए पंजीकरण संख्या में वृद्धि करना भी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करना भी है, इस उद्देश्य से भी ये सप्ताह मनाया जा रहा है। बाकी उल्लास के बारे में जान लेते हैं कि उल्लास जो है वो सभी के लिए शिक्षा पर नव साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका कार्यान्वयन जो है वो वित्त वर्ष 2022 से 27 के बीच किया जाएगा। इसका जो नारा या टैगलाइन है वो है जन जन साक्षर, और इसके जो 5 कंपोनेंट हैं, घटक हैं, वो है मूलभूत साक्षरता, ठीक है, बेसिक एजुकेशन जो है, और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यवसाय कौशल और सतत शिक्षा। ये इसके जो है वो 5 कंपोनेंट हैं या घटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने जो ग्लोबल जो रैंकिंग इंस्टीट्यूट है मूडीज, इसने वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 6.3, 6.5, 6.7 और 6.9। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन सी। ये मूडीज ने जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है वर्ष 2023 के लिए, ये 5.5 से बढ़ाकर 6.7 कर दिया है, ठीक है। हालांकि इसमें एक चेंज है कि जो इन्होंने 2024 के लिए विकास अनुमान है भारत, उसको घटाकर 6.5 से घटाकर 6.1% कर दिया है। यहाँ पे 2023 के लिए बढ़ाया है, जबकि 2024 के लिए अनुमान इन्होंने घटा दिया है, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइमली नए कंटेंट के बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। तो आज इतना ही। बाकी नए क्वेश्चंस के साथ आगे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।